अलीगुल मल्लाह जो एक्टर है, उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कोई किरदार ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, कहीं देखें तो आपको भले जरूर देखने को मिलता है। तो वो उसको कहता है कि कहाँ से हो, तो वो कहता है यूके, कहता है यूनाइटेड किंगडम, कहता है नहीं उमरकोट। तो भले तो उस पे जो वो भले जो बोलता है, तो वहां से वो पहला सीन ऐसा कोई क्लिक हुआ है। एक सीन था जिसमें बिलाल आ रहे बड़े स्टाइल में ना, यूं तो वो क्या चीज थी और क्या वो प्लान था? नहीं, ये तो बस था कि बिलाल भाई ने खुद से ये किया था, एक वॉक उसमें की थी, लेकिन वो हमने बैक एंड पे हमने एक इंग्लिश गाना लगाया था, जिसपे वो पूरा वो उन्होंने फुल वो स्टाइल किया और उसके बाद वो निकल गए। एक सीन ऐसे शूट हुआ ड्रामे का जिसमें कोई एक्टर ही नहीं था। बिल्कुल, मैंने उनको वैसे ही बोला, मैं कहा देखें पैकअप होने वाला है, ना करें मेकअप। ठीक है। वो उनको यकीन नहीं हुआ, उसके बाद अचानक से सब आ गए कि भाई चलें पैकअप है। तो ओह माय गॉड, वो मुझे देखने लगी ये क्या हुआ। एक्टर्स का रवैया कैसा होता है एसोसिएट्स के साथ? एक्टर्स का रवैया अच्छा होता है, ये है कि लेकिन मुझे एक चीज अपने तौर पे बहुत बुरी लगती है। बुरी चीज ये लगती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोग और सोशल मीडिया पे बैठ के वो इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्री को। आपने बताया अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होता? सलमा हसन जो है वो एक बहुत अच्छी टीचर है, दुर्रे फिशा डिजाइनर होती। बिलाल भाई की पर्सनैलिटी को देखते हुए तो बिल्कुल ये है कि वो मेरे ख्याल से फौज में होते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर, यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। जनाब, आज की इस वीडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दिस इज वन एंड ओनली वहाब भाई। और वहाब भाई को लोग वैसे इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पहचानते होंगे, लेकिन अब हमने सोचा कि इनको जो है इस तरफ भी लेके आए और रोशनास करवाएं यूट्यूब की ऑडियंस से भी, क्योंकि आजकल जो दुनिया है ना वो सारी की सारी यहीं पे मौजूद है। सो इश्क मुर्शिद इस वक्त एक ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस भी चल रहा है, उसको हाइप मिली हुई है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे, मतलब आप फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, कहीं देखें तो आपको भले जरूर देखने को मिलता है। सो उस ड्रामे में एज एन एसोसिएट काम किया वहाब भाई ने। और चूंकि आज मेन जो हमने आप एक किरदार होता है ना कि किरदार पकड़ना होता है किसी का, तो आज एज एन एसोसिएट बुलाया हमने इनको इश्क मुर्शिद के। सो वहाब भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों ना शुरुआत करें इस पॉडकास्ट की कुछ ऐसी अफवाहों से जो कि मैंने इश्क मुर्शिद के हवाले से सुनी है। देखें, बहुत सारी अफवाहें ऐसी होती हैं जो आम लोगों तक पहुंचती हैं, बट कुछ अफवाहें होती हैं जो हम तक पहुंचती हैं नहीं, कुछ स्पेशल लोग होते हैं ना, तो वही कंफर्म करने के लिए आपको पकड़ लिया, आप बुला लिए। सही। तो पहली खबर मेरे पास कुछ इस तरह की आई थी, जो कि शायद अब जब मैं बोलूंगा ना तो ऑडियंस भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, और वो ये थी कि अलीगुल मल्लाह जो एक्टर है, उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कोई किरदार ही नहीं था। बिल्कुल, ये बात तो है। बेसिकली जो स्क्रिप्ट के अंदर एक कैरेक्टर था फजल बख्श का कि लड़का लड़की के लिए गरीब होता है, तो वो फजल बख्श जो है वो कहाँ से आया, उसका बैक स्टोरी कोई भी नहीं थी। तो बेसिकली जो फारूक रिंद हमारे डायरेक्टर हैं, दादा उन्हें कहते हैं इंडस्ट्री में, जी, तो उन्होंने वो 2 सीन लिखे उस कैरेक्टर के कि ये क्योंकि वो यूके से था, यूनाइटेड किंगडम से बिलाल बचपन पूरा वहीं गुजरा है और बड़ा होके वो वापस पाकिस्तान आया, तो फिर वो ये चीजें कैसे अब वो करेगा, अपग्रेड करेगा कि वो गरीब कैसे पहनता है कपड़े, ठीक है, कि वो चीजें देखेगा, मार्केट में जा रहा है, सदर भी जा रहा है शॉपिंग करने, तो उस तरह से चीजें थी। तो उन्होंने वो अलीगुल मल्ला का कैरेक्टर से 2 सीन के लिए डाला, जो कि ओपनिंग सीन था ड्रामे का हमारा, जिसमें दुर्रे फिशा को वो फर्स्ट टाइम वो गुजर रही होती है, तो वहां देखता है जब वो कब्रिस्तान से जी माँ की कब्र से साइकिल लेके जा रहा होता है, तो अलीगुल मल्ला का वहां इंट्रोडक्शन हुआ है, तो वो उसको कहता है कि कहाँ से हो, तो वो कहता है यूके, कहता है यूनाइटेड किंगडम, कहता है नहीं उमरकोट। तो भले तो उस पे जो वो भले जो बोलता है, तो वहां से वो पहला सीन ऐसा कोई क्लिक हुआ है। उसके बाद एक सीन और था उसमें, क्योंकि वो उसको फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा रूप चाहिए, तो वो एक इंस्पिरेशन थी कि फजल बख्श का लुक अलाइक क्या है, कि ये इसने किसको देख के कॉपी किया, तो वो अलीगुल मल्ला। और जो आज माशाल्लाह
ब्रांड एम्बेसडर भी हैं क्रिकेट लीग के दुबई में। ऐसा ही है। और अल्लाह पाक ने वो जितने डाउन टू अर्थ बंदे हैं, अली भाई, अली गुल मल्ला, उनका YouTube चैनल भी है जो कि बहुत हिट चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चीजें वो डाल रहे होते। रिसेंटली दुबई भी गए थे वो GT10 क्रिकेट लीग के लिए। सो वहां जिस तरह से आपने इस चीज का बताया कि आई एम श्योर कि जब ये करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया होगा उस वक्त कुछ स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी आ चुकी होगी, स्क्रिप्ट में वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोगों ने एज एन एसोसिएट आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती होगी फॉर श्योर। आपने उस चीज को किस तरह से हैंडल किया? ये बहुत एक एडेड प्रेशर होता है क्योंकि समटाइम्स इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स कह देते हैं और उनको इतना भरोसा होता है उनके एसोसिएट्स पे कि वो ये चीज कर देंगे। आपने इस चीज को किस तरह से हैंडल किया? बिल्कुल, देखें जैसे जो स्क्रिप्ट हमारे पास आया था, हमने उसका ब्रेकअप बनाया, उसकी चीजें डिविजनिंग की, उसके बाद जो चीजें इस तरह से ऐड ऑन की, उनका स्केजुलिंग में मैं अपडेट करता था ताकि एक हिसाब अलग से रहे कि हमें पता हो कि कहाँ पे क्या ड्यूरेशन उस वजह से भी बढ़ रही है, क्योंकि वो देखनी होती हैं सारी चीजें कि एपिसोड हमारे फ्रीज कहाँ हो रहे हैं। अच्छा, दादा का एक बहुत अच्छा स्टाइल ये है काम करने का कि वो जब भी चीजें करते हैं तो वो लिंक जरूर जोड़ते हैं कि इस चीज का लिंक कहाँ से है, जो कि आजकल आप वेब सीरीज में भी देखते होगे, क्योंकि बहुत से इन एंड आउट लोग नहीं करते, डायरेक्टली ये कंटेंट चल रहा होता है जो जंप्स पे होता है। अब जंप्स में आपको नई चीजें समझ आती हैं, लेकिन इस चीज में हमारे पास ऐसे कुछ लिंक्स हैं जिनकी बैक स्टोरीज हैं, तो बैक स्टोरीज भी बनाना जो आजकल आप वेब सीरीज में भी देखते हैं काफी ज्यादा, तो उन्होंने इस चीज का बड़ा ख्याल रखा है और उन्होंने एक से एक सीन ऐसा किया। इसमें सबसे अच्छी जो क्यूटनेस है वो है उन दोनों की लव स्टोरी, जो आप अब इस दौर में आपको कभी नजर नहीं आती। वो दौर खत्म हो गया। वो एक बैक दौर था जिसमें अहमद आसिफ के गाने ने भी बड़ी एक हेल्प आउट किया इस चीज को, और ये एक चीज ने बूस्ट कर गया जो इंडिया में इस वक्त ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे भी जा रहा है। ऐसा ही है। तो ये है कि लेकिन मुझे एक चीज अपने तौर पे बहुत बुरी लगती है, बुरी चीज ये लगती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठ के वो इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्री को, जो कि रेटिंग में अगर इसने टॉप कर लिया, इसने एक पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामे की हिस्ट्री बना दी और थर्ड पे बिल्कुल अभी थर्ड पे आगे पाकिस्तान इंडस्ट्री के। अभी देखें, अभी बाकी ऑन एयर, और इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड इसकी ब्रेकिंग न्यूज है कि वो सिनेमा में शायद चलेगी। वाह जी, क्योंकि वो उसके सिनीपैक्स के पेज पे अनाउंस हो चुका है। तो आई थिंक ये शुरुआत की थी हुमायूं सईद का जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो। उससे पहले प्यारे अफजल चला था। जी प्यारे अफजल सबसे पहला चला, फिर दूसरा ये चला मेरे पास तुम हो, अब थर्ड इंशाल्लाह ये चलेगा हमारा इश्क मुर्शिद। तो इसमें भी ये पाकिस्तान टेलीविजन में अभी थर्ड पे है, तो ये सिनेमा में भी थर्ड पे आ गया उस तरह। अच्छा, फारूक साहब का मुझे याद है, आई हैव वर्कड विद हिम अ लिटिल, पता नहीं उनको मैं याद होऊंगा या नहीं, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। सो उनकी एक बड़ी स्पेशल सी सीट होती थी और वो कैरी जरूर करते थे, कहीं पे भी वो जाते थे ना तो उनकी वो सीट होना बड़ी लाजमी होती। तो अभी भी वो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टर की एक उनकी सीट होती थी बड़ी स्पेशल सी। नहीं, इश्क मुर्शिद में तो ऐसी कोई सीट नहीं थी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था दादा के साथ काम करने का एज एसोसिएट। मैं फ्रीलांस काम करता हूँ मार्केट में डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, बट दादा के साथ मेरी प्रोडक्शन हाउसेस। बिल्कुल मेरी दादा के साथ ख्वाहिश जरूर थी काम करने की, और जो कि इनका तीसरा ये ड्रामा था जो मुझे ऑफर हुआ था, तो इसमें हमारा एक इत्तेफाक हुआ काम करने का, जो कि मेरे लिए एक मैं कहता हूँ कि काबिल एजाज बात है कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ। अच्छा, एक और अफवाह मेरे पास आई थी कि एक सीन ऐसे शूट हुआ ड्रामे का जिसमें कोई एक्टर ही नहीं था, तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? मतलब एक्टर ही नहीं था? नहीं, एक्टर उसमें जरूर था, लेकिन एक्टर 2 थे। ओहो, तो वो एक के साथ हो गया क्योंकि दूसरा मेकअप भी करता रह गया, बिजी थे दूसरा। बिल्कुल। तो मैंने उनको वैसे ही बोला, मैं कहा देखें पैकअप होने वाला है, ना करें मेकअप। तो है? वो उनको यकीन नहीं हुआ। उसके बाद अचानक से सब आ गए कि भाई चलें, पैकअप है। तो वो मुझे देखने लगी ये क्या हुआ। अच्छा, सो दिस वाज जस्ट टू कि होना चाहिए, इस तरह की भी चीजें पता होनी चाहिए लोगों को कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, एक और मेरे पास अफवाह ये आई थी कि एक गाना है ना व्हाट झुमका, तो इसी तरह झुमके की कुछ स्टोरी आई थी मेरे पास घूमते घुमाते। तो क्या था, किसका झुमका गुम हो गया था और क्या हुआ था और क्यों फिर इसको जो है ना लेके एक मजाक बना था? बस सेट पे हुआ ये कि हमारे जैसे कंटिन्यूटीज के आपको पता है कि कड़े, अपना बालियां,
सब कुछ टिप टॉप बिल्कुल सेम एज इट इज होनी चाहिए, क्योंकि लिंक्स बने हुए होते हैं, इन एंड आउट्स होते हैं, तो वो हम चूंकि अलग अलग डेज में शूट करते हैं तो हमें उन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हुआ ये कि एक एक्टर हमारा सेट पे था, शुरू में उनसे जब बात हुई कि आपका जो झुमका है इसमें वो आपने पहना हुआ है, तो मेरे तक बात ही आई कि वो झुमका है ही नहीं इनके पास, मिसिंग है। तो उसके बाद जब वो आर्टिस्ट जो है सेट पर आ गई, तो सेट पे आने के बाद उन्होंने बोला कि दादा ने कहा भाई इन्होंने कानों में कुछ पहना नहीं, तो उन्होंने बोला दादा मेरे पास तो रखे नहीं झुमके हैं। तो आगे से उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा ये तो फिर इनको पहनाए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा दादा मिसिंग है, कानों से मिसिंग है। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज मैंने इस ड्रामे की बड़ी अच्छी नोटिस की, इसकी लोकेशंस बहुत प्रिसाइज थी। तो रेकी जब आप लोगों ने की, वाज इट while doing the drama serial या it was way before when you started shooting the drama? किस तरह से, और इसका पीछे प्रोसीजर क्या था जो लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों ने चूज की, और ऐसा लग रहा है कि वो लोकेशंस उन किरदारों को जो है सूट कर रही हैं। बिल्कुल, असल में होता हमेशा यही है कि काम का तरीका भी शुरू से यही रखा गया इंडस्ट्री में कि जब भी हम बिफोर शूट जो है रेकी करके लोकेशन लॉक करें, क्योंकि बिफोर डेट्स हमें देनी पड़ती हैं। अच्छा, दादा का एक तरीकेकार ये है कि वो उन लोकेशन पे बहुत कम शूट करते हैं जो बहुत ड्रामों में आ रही होती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये हर जगह ये लोकेशन आई हुई है, तो वो बुनियादें तो हम चेंज नहीं कर सकते, आर्ट डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रेश एक चीज क्या आएगी, एक नई चीज क्या आएगी जो क्रिएट की गई होगी। तो बेसिकली वो जो इसमें हमारे पास जो दुर्रे फिशंग का घर है, शिब्रा हाउस, वो इस ड्रामे पे फर्स्ट टाइम शूट हुआ है। वाह। और उसके बाद से आज वो घर अभी तक माशाल्लाह 30 के 30 दिन शूट पर है, अल्लाह पाक उनके रोजी में बरकत दे। बाकी वो घर उन्होंने दादा ने ढूंढ के निकाला, जिसके बाद वो इतना अच्छा शूट हुआ और उस पे माशाल्लाह रश लग गया। आपकी अब इंडस्ट्री तकरीबन वहां पहुंच गई है। एक और सवाल मेरे पास आपके लिए, ये बड़ा सीक्रेट सा सवाल है। यूजुअली ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसा सेट पे जरूर मौजूद होता है जिसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा हो रहा होता है, और फिर वो हंसी मजाक ऐसा बन जाता है कि फिर वो हर एक शख्स उस चीज को जो है ना मतलब एक लाइमलाइट में चीज लेके चल रहा होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बंदा, या जैसे एक हमारे होते थे बल्ली भाई, बिल्कुल, तो उनके साथ बड़ी मजाकिया रहती थी चीजें जो कि कैमरे के पीछे होते। तो इस ड्रामे में कोई ऐसा था, कोई असिस्टेंट में से, या फिर कोई हो सकता है कि इस ड्रामे पे जो सबसे ज्यादा मेरा मजाक और वो थी ना एक बॉन्डिंग, वो थी हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है ना अवैस, उसने माशाल्लाह वो बड़े दादा के तो तकरीबन 4-5 ड्रामे उसने किए एज मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है। और वो मेकअप आर्टिस्ट वाली फील देता नहीं, मतलब वो तफरी कर रहा है हर वक्त उस तरह की बात कर रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आपको पता है मेकअप रूम एक ऐसी जगह है जहाँ से नेगेटिव वाइब्स ज्यादा आती हैं हमेशा इंडस्ट्री में हमारी, ऐसे ही है। लेकिन वो एक वाहिद ऐसा कमरा था हमारे इश्क मुर्शिद का जिसमें से पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि उसका मेकअप आर्टिस्ट ओवैस था। वाह जी वाह। ओवैस के साथ मैंने पहले काम किया, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, और बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे अलग भी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेकअप से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि वैसे होता है घर में ही कि खवातीन जब मेकअप कर रहे होते हैं अच्छा खासा टाइम लेती हैं, और जब तक वो उनको फील नहीं हो जाता ना कि यार आई एम लुकिंग परफेक्ट, तब तक वो चलने को तैयार नहीं होती। तो ऐसा कुछ सेट पे भी होता है, और कौन सी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्हें मेकअप में सबसे ज्यादा टाइम लगता हो, जिनके लिए आवाज लगती हो आ जाए जी सेट रेडी है? असल में हाँ, इस तरह से लगा है, 1-2 एक्टरों में टाइम ऐसे लगा है कि हमने काफी वेट किया है, लेकिन वो वही है कि लिपस्टिक पूरी है नहीं है, काजल पूरा है नहीं है, तो ये चीजें हर किसी के कंसर्न होते हैं क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर आना होता है। लेकिन ये भी जरूर उनको सोचना चाहिए कि क्योंकि अभी मीटर डाउन हुआ है तो उसमें एक लिमिट होती है हर चीज की, कि एक हद होगी, जैसी पार होगी तो फिर वो बात आवाज में, आवाज के बाद फिर वो उस तरीके से आपस में एक बात जो है खराब होने वाली भी बनती है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट होता है हर सेट का, जो एक फैमिली एनवायरनमेंट हो तो बेहतर है कि सब काम करने आ रहे हैं, लेकिन हाँ फैमिली एनवायरनमेंट के साथ साथ काम पे भी तवज्जो उतनी दे
जितना हम हंसी मजाक में दे रहे हैं चीजों में। आई एग्री। अच्छा, ड्रेसेस का भी बड़ा कमाल का सीन होता है, बिकॉज एक्टर्स में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनकी अपनी वार्डरोब होते हैं एंड दे आर वेरी केयरफुल अबाउट दोज ड्रेसेस, लेकिन ड्रेस होने होते हैं स्त्री सेट पे, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि उस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी कोई कहानी इश्क मुर्शिद के सेट पे हुई है? बिल्कुल है। असल में हम जो आपने ओएसटी में देखा होगा, जो बारिश हुई है, जो हमने बच्चों का स्कूल का सेटअप एक लगाया है, तो उसमें जो दुर्रे फिशा ने कपड़े पहने हुए वो उन पे कलर आ गया था। तो हुआ ये कि वो हम लोगों ने जब लॉन्ड्री के लिए भिजवाए तो उन्होंने बोल दिया ये नहीं हट सकता, तो बेसिकली प्रोडक्शन हाउस ने उनको नया सूट बाय करके दिया था, सेम सूट। उसकी प्राइस आपको मैं आज बता नहीं सकता। खैर देखिए, अब इस तरह की चीजें होती हैं, दे आर वेरी नॉर्मल, और इसमें हो जाती है कभी कभार, मतलब कभी कभार ऐसी चीज भी हो सकती है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो, एक्टर्स अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक दोज थिंग्स अलोंग। अगर वो उनका इस तरह का करेक्टर नहीं होगा तो वो किस तरह से आगे जो है ना इंडस्ट्री में रह सकेंगे। फजल बख्श का जो ऑरेंज वाला ड्रेस था उसके ऊपर भी जो है ना लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, और उसको एक मतलब लग रहा था कि जी ये करेक्टर के लिए ही बना। तो वो ड्रेस के पीछे क्या कहानी थी? बिलाल भाई जो है वो अपने करेक्टर को लेके काफी कंसर्न रहते हैं, चीजों में बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा एक कंसर्न रहते हैं करेक्टर को लेके। दूसरा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा उन्होंने कितना जबरदस्त काम किया है इस ड्रामे में, क्योंकि वो 2 कैरेक्टर्स कर रहे थे एक ही वक्त में जी, शामिर सिकंदर भी और फजल बख्श भी। अच्छा, एक तो वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, दूसरा वो डाउन टू अर्थ भी हैं, और तीसरा वो हर चीज में सजेशन जरूर लेते थे। तो वो मुझसे उन चीजों में डिस्कशन करते थे कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है। बेसिकली वो सबसे सजेशन लेते थे इसी चीज में कि क्या कोई अच्छी इनपुट दे दे। सेम आदत दादा की है कि दादा भी सबसे मशवरा करते हैं, अब मशवरे से एक चीज अच्छी और ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल यही है, किसी की सजेशन हमसे भी अच्छी दे दे कोई तो वो ये मार्जिन रखते हैं। तो बिलाल भाई का भी यही था, दादा का भी यही था। तो क्योंकि फजल बख्श ने उसको कहा होता है कि मुझे डेट करना है लड़की को, तो मैं फर्स्ट टाइम उसके लिए तैयार हूँगा। तो अब क्योंकि वो गांव से आया हुआ है और वो उमरकोट का है, तो उसको सूट्स का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि शामिर सिकंदर के सूट्स आपको पता है कि वो अब एक बहुत लेवल वाले हैं जी, लेवल वाले हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करें, तो मैं वैसे ही मैंने उनको सजेस्ट ये किया था कि आप गोला गंडा कलर पहनो, ठीक है, तो कलरफुल सा। बिल्कुल। अब उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि वो क्या कलर लाएंगे। अब वो अगले दिन ले आए ऑरेंज सूट और ग्रीन टाई। और अच्छा, ये चीज होती है कि एसोसिएट्स रात में एक मैसेज करते हैं एक ग्रुप पे कि सर कल ये सीन होने वाले हैं, और आई थिंक फिर उसमें भी कुछ ना कुछ बात हुई होगी जिसमें आपने कहा होगा कि सर कल जो है ना कोई गोला गंडा कलर टाइप लेके असल में वो तो एक ये होता है कि जैसे सिचुएशंस हम बताते हैं उनको कि हम इस तरह की सिचुएशंस जो आपकी हैं उसके लिए आप अभी से कपड़े मार्क कर लें अपने, ठीक है, ताकि वो जाया ना हो जाए उनका सूट, क्योंकि वो हर एक्टर ने सोचा हुआ होता है उस लिहाज से कि ये मैं इस सीक्वेंस में पहनूंगा। जबरदस्त जी। और फिर वो सीक्वेंस के सीन टोटल पूछते हैं कि सीक्वेंस में सीन आ कितने रहे। अब किसी सीक्वेंस में 2 सीन आते हैं, किसी में एक ही आता है रैंडम, और वो फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। तो वो फिर इस तरह से वो कंटिन्यूटीज उनको बनाते हैं कि यार ये इतने लंबे उसमें स्क्रीन पे जितना टाइम आएगा उसमें ये सूट कितना जाएगा। तो ये चीजें एक्टरों के लिए बहुत वैल्यू रखती है, जिस वजह से वो एक बॉन्डिंग जो है ये बैक स्टोरी है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ताकि इसका आपके पीछे वर्किंग होती क्या है वो समझ आए, क्योंकि उसके इवेंट्स पहले बताते हैं, क्योंकि डिजाइनर सूट्स होते हैं तो वो सब कुछ अरेंजमेंट बिफोर टाइम होता है, क्योंकि प्लानिंग में ही ये सारी चीजें होती है, तो वो मुमकिन हो पाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक कुछ बारिश वाला ये भी अफवाह है कि कोई बारिश वाला सीन था और उसको करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और एक्टर्स भी कुछ फिर नाराज भी हो गए थे, तो ऐसा कुछ हुआ? नाराज नहीं हुए थे, थक गए थे। बिल्कुल ऐसा हुआ था, और वो हमारी फर्स्ट एपिसोड के पहले ही सीन की बारिश थी, जो कि नूरुल हसन सर की तबीयत खराब हुई थी और उनको शिप्रा हॉस्पिटल लाती है। अब शिप्रा गाड़ी चला रही थी तो वो उनको गाड़ी चलानी नहीं आती,
तो वो जैसी ही गाड़ी आके रुकती, अब वो उतर के जैसी जा रहे हैं सीढ़ियों से अंदर, तो उसके रीटेक्स काफी हुए क्योंकि दादा को जो चीज चाहिए थी वो नहीं निकल पा रही थी और बारिश भी हो रही है। अब बारिश हम करवा रहे थे। अच्छा, वैसे यूजुअली होता ये है कि आप जो इस तरह के सीन्स होते हैं वो पहला सीन इस तरह का नहीं रखते, उसका रीजन यही होता है ताकि एक्टर्स कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि शुरू में इस तरह का सीन नहीं, वो बिल्कुल शुरू में सीन हमने नहीं रखा था, बेसिकली फर्स्ट एपिसोड का सीन था वो। हमने तो बाद में शूट की बॉन्डिंग्स बनती है, सेट पे आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर कैरेक्टर्स में आते हैं, फिर जाके इस तरह की सिचुएशन बनती है जिनमें मोस्टली एक्शन होता है। तो अब वो हमने किया इसी तरह प्लान कि हमने किया बाद में, लेकिन उसमें क्योंकि रीटेक्स हुए, बारिश कंटिन्यू हो रही, फिर एक्टर तकरीबन भीगे हुए बेचारे कांप रहे थे सारे, ऐसी हो गई थी कि वो बार बार कर करके तो वो, लेकिन चीज अच्छी निकली, चीज अच्छी आ। लेकिन बात ये है कि देखें एक्टर भी इस तरह से साथ देते हैं, वो चीज नहीं है कि वो भी इरिटेट हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, कह रहे हैं जितना टाइम लग रहा है हम लगाएंगे, कोई मसला नहीं। तो ये सब उनकी भी अच्छी बात है। अच्छा वहाब, अब इश्क मुर्शिद की बहुत ज्यादा हमने बात कर ली, मैं चाह रहा हूँ एज अ पर्सन वहाब की भी बात की जाए। तो इंडस्ट्री में किस तरह से आना हुआ, और क्या आप आते साथ एसोसिएट डायरेक्टर लग गए या फिर आपने और कौन सी जॉब्स की? इंडस्ट्री में मेरा आना इस तरह हुआ कि मैं करता था, क्रिकेट खेलता था और कॉल सेंटर करता था रात का। जैसे रात से सुबह, आपको पता है कि इंटरनेशनल टाइम में कॉल सेंटर का टाइम होता है, वहां सुबह होती है यहाँ रात होती है, तो वो मैं नाइट जॉब करता था। उसके बाद मुझे शौक था फील्ड में आने का, तो एक नो हाउ के लिए मैं पीटीवी स्टूडियोज में एक लिंक से गया, जिसमें होता ये था कि वो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो मैं उसमें एक्सपीरियंस करता था। तो वो पैसे मुझे नहीं मिलते थे वहां से, बस एक एक्सपीरियंस के लिए पीटीवी स्टूडियोज जाना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी जी, कि एक लक है कि मैं वहां तक पहुंचा। वहां पे एक एक्टर थे कादिर कुरैशी, उनका इंतकाल हो गया। वो आए थे जैसे 2 एपिसोड के लिए, घर में जैसे मेहमान आता है, तो उन्होंने क्या किया, वो आबिद अली जो है, उनके पास उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है सेकंड एडी उन्होंने रेकमेंड किया। अच्छा, मेरे जो उस्ताद हैं सबसे पहले जिनके पास मैं सेकंड एडी गया था, वो है इसरार भाई, इसरार दुरानी, इसरार बटलवी भी उनका कहते हैं। तो वो आबिद अली के एसोसिएट थे, आबिद अली सर के। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पूरा उस तरीके से ट्रेन किया, प्लानिंग बताई, वो मुझे आती थी, सेट पे काम करना आता था, फिर प्लानिंग में वो लाए, फिर मुझे उन्होंने प्रोडक्शन की चीजें भी थोड़ी बहुत बताई कि वो सब कुछ उस तरीके से करके कि यार ये जब तक मैं तुम्हें दूंगा नहीं तुम कर नहीं पाओगे। तो वो वाली चीजें जो है मैंने फेस की। तो मैं सेकंड एडी से कोई 2 प्रोजेक्ट मैंने किया सेकंड एडी, और मासी मलका था वो प्रोजेक्ट जिसपे मैं सेकंड एडी किया था, जो आबिद अली सर के साथ मैंने किया। तो मासी मलका की उस वक्त तकरीबन जियो पे आता था, और उसकी थी कोई 450 एपिसोड, सोप था वो, ठीक है। उसमें मैं भी शायद थी 2 साल। फिर उसके बाद अपना तहरीम जुबैरी आई, इस तरह। तो वो और काशिफ खान, सारे मतलब जितने बड़े हमारे इंडस्ट्री के, अब आप देखें कि फिल्म स्टार हैं, मैं भी शायद वो सारे टाइटल पे थी उस सोप के। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली फिर आते आते आपको फाइनली एसोसिएट, एंड नाउ ही इज आल्सो वर्किंग एज अ डायरेक्टर। वो अभी हम थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर। अच्छा वहाब, वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, तो एक और बात बताएं, कभी आपने जिंदगी में ये सोचा था कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप काम करेंगे? बिलाल हो गए, या आपने और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, जिसमें दानिश तैमूर, मिनाल खान, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो सोचा था कभी कि कभी इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करूंगा? सोचा ये जरूर था कि इंशाल्लाह अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स करूंगा, और एक दिन नाम जरूर होगा, नाम बनाऊंगा। और डायरेक्शन, क्योंकि हर किसी एक एसोसिएट का हक है कि उसको जो चीज का पैशन है वो चीज में आगे बढ़े। तो मुझे अच्छा लगता है सपोर्ट करना इस इंडस्ट्री में, जितने लड़के काम कर रहे हैं, अपकमिंग हैं, सीनियर्स हैं, मुझसे भी सीनियर्स काफी हैं जो अभी तक एसोसिएट लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार दे ऑल डिजर्व सम प्लेस डायरेक्शन, सम प्लेस इन द इंडस्ट्री, के हमें हमारी इंडस्ट्री को एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। जो अच्छा काम एक्टर्स का रवैया कैसा होता है एसोसिएट्स के साथ? एक्टर्स का रवैया अच्छा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब डायरेक्टर सेट पे नहीं अगर होगा ना, तो वो एसोसिएट ही डायरेक्टर है, तो ये अथॉरिटी होती है एसोसिएट डायरेक्टर। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई थिंक इज करेक्ट, कि होता कुछ यूं है
कि जो स्क्रीन केमिस्ट्री होती है ना, वो डायरेक्टर एसोसिएट को समझाता है और एसोसिएट फिर एक्टर्स को जो है गाइड कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। कोई कोई एक्टर ऐसा होता है जो डायरेक्टर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो वो फ्रीली या फ्रेंडली उस तरह एसोसिएट्स के साथ एक एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, जो कि हमारा एक वो होता है रिजर्व वाली साइड पे, जो कि होता भी अच्छा है। उससे सिलसिला ये हो जाता है कि वो कंफर्टेबल होते हैं, हमसे दिल की हर बात कर सकते हैं। वो डायरेक्टर को बहुत सोच समझ के कि डायरेक्टर आगे से कोई जवाब ना दे। कोई डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, जैसे दादा है, दादा बहुत लाइवली हैं, तो वो हंसी मजाक उस तरीके से बहुत ही प्यारे इंसान, जैसे आप बात भी समझा देंगे बात करते करते और मैसेज भी बता देंगे कि इसमें ये करना है। वाह। तो वो समझे आपकी वो एक ऐसी काउंसलिंग हो गई जो कि आपने एक ग्रुप में शुरू की और खत्म कर लिया और सीन इस तरह प्रिपेयर हो गया। जबरदस्त। तो इसीलिए हर कॉमन मैन मैं कहता हूँ कि उनके कंटेंट से रिलेट करता है कि दो लोग अगर बहुत सीरियस बात करें तो अचानक तीसरा बीच में आएगा, एक चुटकुला मारेगा और वो चीज बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये जो हुनर है ना, बेसिकली ये हमारी एक नेचुरल लाइफ है, जो कि हमारी नेचुरल लाइफ में भी होता है कि अचानक अभी कहीं कॉल आई, मैं टेंशन में हूँ, पीछे से कोई भाई आया, उसने बोला क्यों टेंशन में यार, क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जरूरी होता है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी की जिंदगी में ऐसे इंसान बहुत जरूरी होते हैं जो उनको एक मोटिवेट करें, जो उनको बेसिकली सपोर्ट करें। तो मैं इंशाल्लाह खुद भी जब इस इंडस्ट्री में आगे अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अपनी पूरी सपोर्ट अपनी इस इंडस्ट्री के लिए दूंगा। जबरदस्त। इश्क मुर्शिद बहुत बड़ा ड्रामा सीरियल है, इसके लिए आपको हम टीवी यानी जो मोबाइल प्रोडक्शन है उन्होंने खुद ही आपको कॉल की थी या आपने कोशिश की थी कि आपको ये एसोसिएट का रोल मिले? बेसिकली मुझे कॉल तो आई थी, जैसे मेरी दादा से एक बॉन्डिंग थी, लेकिन हमने कभी साथ काम नहीं किया था। तो क्योंकि तीसरा ये प्रोजेक्ट था तो मुझे दादा का ऑफर हुआ, तो दादा जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे उनकी तरफ से, इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट्स थे। हम कहाँ के सच्चे हैं जो उनका ड्रामा चला है हम टीवी पे, वो भी मुझे ऑफर हुआ था। लेकिन क्योंकि मेरी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी थी जिसके लिए टाइम मेरे पास नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने दादा को पर्सनली एक मैसेज ये किया कि आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत बड़ा एसोसिएट हूँ मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ काम करना। अब मैं स्पेशली ये करूंगा कि मैं कोई काम ही ना इस तरह करूँ फ्रीलांस में, क्योंकि फ्रीलांस में होता ये कि काम कभी भी आता है, तो जब कई कॉल आती है कोई लंबी कमिटमेंट के लिए, तो वो ही होता है कि जो कमिटमेंट ऑलरेडी चल रही है वो खराब नहीं होती, वो पूरी करनी होती है। अच्छा, एसोसिएट की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? एक्टर्स को डील करना, डायरेक्टर की चीजों को अलाइन करना, अपनी टीम को क्रू को साथ लेके चलना, बिकॉज यू नो जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो इस्त्री वाला हो गया, चाहे वो चाय केतली वाला हो गया, चाहे वो सेट डिजाइनिंग करने वाला हो गया, वो हर कोई एसोसिएट के अंडर में ही आ रहा होता है, उनको डायरेक्शन एक तरह से एसोसिएट दे रहा होता है। सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है ड्रामे में सबको टैकल करना। मतलब कि आप पहले तो हमारा काम होता है कि हम पूरा स्पेल बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद एक एक चीज हमें पता होती है कि ये इस एक्टर के कितने कितने सीन है और टोटल नंबर ऑफ सीन कितने हैं। तो उसके बाद फिर उनका ब्रेकअप बनता है कि किसके साथ है। अब होता हमेशा पहले प्लान है, प्लान के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्टरों से डेट्स लेते हो। अच्छा, कोई एक्टर जो है वो एक वक्त में एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है, कोई एक्टर है जो मल्टी प्रोजेक्ट्स में कर रहा होता है, क्योंकि वो बाउंड नहीं है। वो ये जरूर है कि महीने में कुछ डेज निकालेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो पूरा मंथ हमें नहीं देगा। ये कोई कमिटमेंट कहीं पे भी नहीं होती किसी एक्टर से। क्योंकि वो लीड अगर होता है तो लीड तो ये है कि वो पूरे लगातार महीने देते हैं, मंथ देते हैं कि आप उनको फोकस करके उनका काम करते रहे। लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको अलाइन करना, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, फादर मदर वाले कैरेक्टर, वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि थ्रू आउट इंडस्ट्री में हर जगह काम कर रहे हैं। तो आपके क्लैशेस ये होते हैं कि वो प्रोडक्शन हाउसेज आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हमारी ये डेट है, हमारी ऑन एयर है, तो प्लीज आप ये देख लें। तो वो ये होता है कि इस तरह से बड़ा अच्छा सपोर्ट एक रहता है इंडस्ट्री के अंदर कि किसी का अगर इतना नुकसान नहीं है तो वो छोड़ देता है एक्टर की डेट उनके लिए, तो वो उनके लिए बड़ी वर्थ रखती है जिसके लिए ऑन एयर कंटेंट जाना होता है। अच्छा, मेरे पास एक छोटा सा गेम है आपके लिए वहाब, जिससे हम टेस्ट करेंगे ये कैसे एसोसिएट डायरेक्टर है। और बेसिकली मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है एक एक्ट्रेस का,
एक्ट्रेस सही तो मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा और आपने पहचानना होगा कि ये कौन सी एक्ट्रेस हो सकती हैं। सही है। अच्छा, हिंट्स कुछ इस तरह की हैं कि सबसे पहली हिंट, वो ड्रामा इंडस्ट्री में काम तो करती थी, फिल वक्त इतना ज्यादा काम नहीं कर रही। उनके शौहर भी जो है एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और वो मशहूर है अपनी मिसहैप्स की वजह से। मॉर्निंग शोज करती हैं, मिसहैप्स बहुत ज्यादा कर देती हैं, और कभी कभार कुछ फॉर्मूले भूल जाती हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने नाम बता रहे हैं। बस आप जो नाम ले रहे हैं मैं समझ गया हूँ, वो निदा यासिर है। क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल आपने फ्लाइंग कलर्स के साथ ये टेस्ट पास कर लिया। एंड इनफैक्ट आगे जो हमारी एपिसोड्स और आती जाएंगी उसमें हम इस तरह के मजीद गेम्स इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ताकि ऑडियंस के लिए भी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, और प्लस जो आपका गेस्ट आता है उसके लिए भी ये चीज़ें बड़े मज़ेदार होती है। कुछ चीज़ें मैं दोबारा वापस आऊँगा इश्क मुर्शिद की तरफ, ऑन एंड ऑफ हम बातें करते रहेंगे। तो इश्क मुर्शिद में एक सीन था जिसमें बिलाल आ रहे हैं बड़े स्टाइल में ना, यूं तो वो क्या चीज थी और क्या वो प्लान था? बिकॉज जिस तरह से बिलाल वो डांस कर रहे हैं, बेसिकली डांस तो नहीं था, वो एक वॉक थी, बिल्कुल, और उसको इतने लोगों ने कॉपी किया कि बता नहीं सकता। आई मीन हर जगह जहां आप देखें आपको वही वॉक नजर आ रही है, और बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करने की कोशिश की। तो क्या बिलाल ने सोचा था पूरी, मतलब इसके पीछे कोई कोरियोग्राफी भी हुई थी, या फिर ये जस्ट देन एंड देयर प्लान बना? नहीं, ये तो बस था कि बिलाल भाई ने खुद से ये किया था। एक वॉक उसमें की थी कि एक सीन से वो निकले तो वो लड़की से जैसे ही बच जाते हैं तो लड़की भागती है कि वो पहचानती नहीं, जब वो उसको आवाज देती है उनको, बिलाल भाई को, तो वो कहते हैं दरवाजा उधर है, आवाज चेंज करके, तो वो चली जाती है। चली जाने के बाद वो बचने की उसमें वो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने उसमें, लेकिन वो हमने बैक एंड पे हमने एक इंग्लिश गाना लगाया था जिसपे वो पूरा वो उन्होंने फुल वो स्टाइल किया, और उसके बाद वो निकल गए। और जब एंड में एडिट में लगाया तो एडिट में भी हमने गाना, क्योंकि हमारा वायरल है बहुत ज्यादा और अच्छा है, उस पर कुछ भी हम करें तो वो सपोर्ट वो पूरा मैच हुआ है। क्या बात है, मतलब वो जो बीट है ना वो एग्जैक्टली मैच हुई। अब वो यार एडिट वाले का कमाल है या इत्तेफाक हो गया? वो कमाल है दादा का। वाह वाह वाह, क्या बात है कि वो किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज उनको सूट करती है या समझ आती है। तो बट आप कह रहे हैं कि वहाँ जो ओरिजिनली लगा हुआ था, यानी वो जो वो आप देख रहे हैं ना ये वाला डांस, उसमें लगा हुआ था इंग्लिश गाना हमने लगाया। कौन सा गाना था, नाम याद है? नहीं एग्जैक्टली वो नाम याद है, क्योंकि वो गाना लगा के भी उमर राना सर ने दिया था। ओह क्या बात है जी। सो दिस वाज अ बिट इनसाइड ऑफ इश्क मुर्शिद, और इसी तरह छोटी छोटी चीजें और मजीद हम पूछते रहेंगे वहाब से। वहाब, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद ही कोई ड्रामा जो जिसमें आप एसोसिएट हो या जो आपने डायरेक्ट किया हो, तो बाद में आपने टेलीविजन पे या जहाँ पे भी वो ऑन एयर हुआ आपने पूरा देखा हो? वो ड्रामे तो जो मैंने किए हैं वो मैं देखता जरूर हूँ, क्योंकि मुझे ये भी एक रीचेक अपने काम पे भी करना पड़ता है कि क्या मैं सही सिम्त में काम कर भी रहा हूँ या नहीं, क्योंकि हर इंसान को अपने काम पे सबसे पहले नजर रखनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, फिर दूसरे को बोलना चाहिए कि अपना काम सीधा करो। तो हमेशा यही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कोई ना कोई खामी मेरे काम में भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्शन है, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि जहाँ पे मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप स्क्रीन देख लें तो मैं अपने ड्रामे की स्क्रीन खुद संभालता हूँ। मैंने जितने भी ड्रामे किए हैं मैं एडी पे नहीं छोड़ता, मैं उसकी सपोर्ट में जरूर खड़ा होता हूँ कि वो किसी प्रॉब्लम में ना आए। तो ये है कि मैं उस पर डालता नहीं कि ये तुम्हारा काम है, तुम नहीं करना है, और वो मेरी जिम्मेदारी, आप साथ उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो मैं रीचेक अपने पास जरूर करता हूँ कि हाँ भाई सही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, वो तो स्क्रीन में खुद अपने ड्रामे की संभालता हूँ, क्योंकि नाम इन दी एंड एसोसिएट में मेरा जाता है। तो जितने भी अभी लास्ट 3 ड्रामे मेरे हैं वो तीनों इश्क से हैं। पहला मैंने किया इश्क है AR भाई का, जिसमें दानिश तैमूर और मिनाल थी। दूसरा था इश्क नहीं आसान, जो हिबा बुखारी आरेज थे, वो ऑन टीवी के लिए था। और तीसरा भी है कि इश्क मुर्शिद। वाह वाह जी, यानी तो ये आपको इश्क की हैट्रिक हो गई है। बहुत ज्यादा जो है ना आपको इश्क हो गया। तो अच्छा, अगर एक्टिंग का मौका मिलता है आपको कभी जिंदगी में? एक्टिंग मैंने की है। वाह, क्या रोल किया? कौन सा रोल आपको जो है ना सूट करेगा? असल में एक्टिंग भी वो वाली की है जैसे सिंगल सीन्स होते हैं, बीच में आते हैं,
वो वाला नहीं प्रॉपर। चलो अब आपको मौका मिल रहा है हीरो बनने का प्रॉपर तो अगर मिलेगा तो फिर मुझे लगता है ज्यादा मार्जिन जो है वो नेगेटिव में, तो मैं अगर करना भी चाहूंगा तो नेगेटिव ही करना चाहूंगा। अपने साथ में एक्ट्रेस सबसे ज्यादा मतलब इस तरह से सोचें जो कि कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि आप समझते हैं कि इजीएस्ट टू वर्क विद। ऐसी इंडस्ट्री में काफी हैं जो बहुत इजी। आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? मैं जितनी भी इजी होंगी उन सबके साथ काम करना पसंद करूंगा। और जितनी मुश्किल होंगी मैं मुश्किलों को ज्यादा दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कोई मुश्किलें नहीं चाहता, क्योंकि वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में काफी मुश्किलात है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। डायरेक्शन की तरफ आई हर्ड के आप डायरेक्शन की तरफ, बल्कि इनकी एक शॉर्ट फिल्म है रेडियो विच इज ऑन यूट्यूब। मैं लिंक इसका जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और बहुत सारे लोगों ने बल्कि देखी भी होगी। वो मैंने की थी सी प्राइम के लिए, की थी, तो वो मेरी डेब्यू डायरेक्शन है। रेडियो नाम है उसका फिल्म का और सी प्राइम के यूट्यूब पे वो मौजूद है। उसमें इरसा गजल और फहद शेख है। बेसिकली इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। तो वो आप देखेंगे तो आपको जरूर इंशाल्लाह पसंद आएगी, क्योंकि मैंने वो एक कोशिश की है जिसके लिए बाद में मुझे सीमी प्रोडक्शन ने ये चीज बोली कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ सी प्राइम है। अच्छा, तो डायरेक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ मैं आ गया हूँ, आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ। और अब जो मेरा रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है तो वो एज डायरेक्टर ही हुआ है। दैट्स ग्रेट। और इंशाल्लाह अब चीजें आपके सामने आती रहेंगी एज डायरेक्टर इसी साल में। तो अच्छा, वहां एक और अंदर की बात पूछना चाहूंगा। एक एक्टर है शरोज सब्सवारी, इन 2020 या 21 इनको बड़ा हिट मिला हुआ था। एक कोई ड्रामा था, मजाइया से ड्रामा कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा हिट मिला हुआ था। बट फिर उसके बाद इनका एक कुछ फैमिली इशू आया और लोगों ने उस पर भी काफी बात की। लेकिन उसके बाद जो है ये मंजर आम से कुछ गायब से। कुछ पता है, कुछ खबर है किधर है शहरोज सब्सवारी? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज का, लेकिन काम तो वो कर रहे हैं। मेरी एक सेट पे मैं गया था, मुलाकात हुई थी और काम कर रहे हैं। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिसकी निजी लाइफ में जो भी चल रहा होता है ना, इवन कोई कपल होता है जो इंडस्ट्री से ही हो, तो लोग बहुत आसानी से बहुत बातें करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि फेसबुक पे नीचे कमेंट कोई भी कर देगा, कुछ भी कर देगा बगैर सोचे समझे। उससे किसको क्या हर्ट होगा, क्या होगा, किसी का कसूर है नहीं है, ये चीजें नहीं सोचते। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद आप दूसरे पे जितनी, लेकिन सोशल मीडिया पे भी लोगों को चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। इसमें मुझे हानिया की एक बात अच्छी लगी। हानिया आमिर ने रिसेंटली एक बात की थी कि वो कहती हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कौन क्या कमेंट्स करे, एंड अक्सर तो मैं कमेंट्स पढ़ती भी नहीं हूँ। सो आई थिंक खैर कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, लेकिन उसके मतलब उससे कुछ चीज अखज नहीं करनी चाहिए या कोई चीज दिल पे नहीं लेनी चाहिए। कमेंट्स पढ़ के उनको डिप्रेशन ही होगा। वाकई वैसे इतनी उड़ती उड़ती खबरें मुझ तक पहुंची हैं, तो उसमें से एक उड़ती खबर ये भी है कि कुछ लोग जो है सिंगिंग भी करते हैं। बिल्कुल, काफी लोग करते हैं। नहीं, मैंने उस शख्स की बात की है जो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठा है। मेरी कॉलेज टाइम में यार अंडरग्राउंड जरूर करता था मैं, क्योंकि उसके बाद जब से मैंने प्रोफेशनल लाइफ शुरू की तो ये सिर्फ शौक की हद तक। लेकिन मेरे पास सेट से खबरें पहुंची हैं। वो तो गुनगुनाना और चीजें वो तो आपको पता है चलती रहती है। तो इसका जो गाना है ये भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इसकी स्टोरी क्या थी, क्योंकि मुझे ये भी खबर मिली है कि पहले ओरिजिनल सॉन्ग कुछ और था, मतलब चूज करना था, उसमें से वो वाला गाना चूज हुआ था, बट फिर इस गाने को भी रिलीज किया गया और ये भी वायरल हुआ। इस ओएसटी के पीछे कहानी ये थी कि ये क्योंकि शुरू में जब ये वाला गाना आया था तो इसका तकरीबन 1 मिनट 8 सेकंड का कुछ पार्ट था, चंक था, जो सिर्फ हमने क्लिप्स के पीछे लगाया था। अब वो बैकग्राउंड में जब लगाया तो क्योंकि वो स्लो था, और जो पहला वाला ओएसटी रिलीज हुआ था इसका हमारे इश्क मुर्शिद का, उसमें तेज उसका टेम्पो बहुत था और झनकार ज्यादा थी। सही है कि वो उसका पेस बहुत तेज था, इसका पेस बहुत वो इमोशनली जैसे लोग अटैच हो सके। तो उसके बाद जब हमने ये गाने पे लगाया, ड्रामे पे लगाया, दादा ने वहां उस जगह लगाया, तो वो बहुत अच्छा आया, कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो ये आपको मैं बताऊं कि 3 से 4 एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ये वाला ओएसटी पूरा हुआ है। वाह, ये वाला जी। और फिर जाके ये ओएसटी रिलीज हुआ है। कुछ लोगों के मैं नाम लूंगा फ्रॉम इश्क मुर्शिद जिन्होंने काम किया है इस ड्रामे में,
और आई एम श्योर कि एज एन एसोसिएट आपकी बॉन्डिंग इन सारे एक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा होगी। तो आपने बताना अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होते? पहले आप मुझे बताएं अली गुल मल्ला। अली गुल मल्ला अगर एक्टर नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो इतने हंसमुख है जिस हिसाब से, अब आपको मुझे वो वर्ड याद ऐसा, कॉमेडियन होते। कॉमेडियन तो है, कॉमेडियन तो है और वो इसी के लिए बने, पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है जी। अच्छा, सलमा हसन जो है वो एक बहुत अच्छी टीचर है और बहुत अच्छी गाइडेंस है। वाह। बेसिकली बिलाल भाई एक्टर ना होते तो, बिलाल भाई एक्टर नहीं होते तो मुझे लगता है वो इतने सिलेक्टिव है कि कौन सा प्रोफेशन वो सिलेक्ट करते हैं तो मुझे उसमें भी वो है, कंफ्यूजन हो रही है कि वो इतना सोचते हैं। बट उनका कैरेक्टर बड़ा वैसे अगर आप बिलाल अब्बास को देखें तो एक बड़ा बॉसी सा, मुझे लगता है बिजनेसमैन हो सकता है। बिलाल भाई की पर्सनैलिटी को देखते हुए तो बिल्कुल ही है कि वो मेरे ख्याल से फौज में होते कुछ उस तरह से, कोई क्या बिल्कुल होते। दुर्रे फिशा डिजाइनर होती। हाँ, उन्होंने अपने जो चीजें वगैरह उनको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस होती थी या फिर बहुत ज्यादा। बिल्कुल सेलेक्टिव तो हर एक्टर होता है, लेकिन उनकी तरफ से ये है कि मुझे जो पहनना है, बेसिकली जो पेरेंट्स मेरी होनी है वो उनको अपने अच्छे से कैरी करना आता है और पता है उनको। वाह। तो उमैर राना मैं कहता हूँ कि वो गोरा होते, मतलब कि वो बिल्कुल अंग्रेजी हैं। अच्छा, वो एक्टर नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ कि लाइक मनी हाइस्ट प्रोफेसर के मास्टरमाइंड। तो माशाल्लाह वो बड़े ब्रिलियंट है, जबरदस्त। नूरुल हसन का एक अलग सा वो है कि वो बहुत अल्लाह के बंदे लगते हैं, बहुत ज्यादा, कि उनकी कोई भी बात स्पिरिचुअल भी बिल्कुल वो है और उनकी बात असर करती है। तो वो कैरेक्टर्स चूज करते हुए बड़े चूजी होते हैं वो। हाँ, वो उसमें क्योंकि जब तक उनकी पर्सनैलिटी वाइज वो फेक लगेगा, वरना अगर वो नेचुरल जितना नहीं होंगे तो उनकी एक्टिंग में इतना नेचुरल होता है कि वो वाकई वो नूरुल हसन ही है। वो कैरेक्टर कोई भी करे, वो लगता है ये नूरुल हसन खुद अदा करे। बिल्कुल। एक और सवाल, अब ये वाला तो हम सेशन फिनिश करते हैं आपसे, अब बिल्कुल आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा मेगा ड्रामा जो कि आपने देखा और आपको लगा हो यार काश मैंने डायरेक्ट किया हुआ होता? मेगा ड्रामा यानी कोई ऐसा ड्रामा जिसकी स्क्रिप्ट पढ़ के वहां आपको लगा हो यार ये मुझे डायरेक्ट करना चाहिए था। अब स्क्रिप्ट तो खैर नहीं पढ़ी, जैसे जो ऑन एयर देखे कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं। जी। तो जैसे खलील साहब लिखते हैं ना स्क्रिप्ट्स, तो खलील साहब के स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं कि इंसान का दिल चाहता है, खलीलुर रहमान कमर, कि वो जो लिखते हैं वो कमाल लिखते हैं। उनकी लिखाई वैसे कमाल है, लेकिन उनकी लिखाई में मुझे जो फील होती है, जो मैंने देखा है कि उनकी लिखाई में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट या क्रिएटिव शॉट नहीं होता। बट आई थिंक उनका ये एक वो है जुमला देने का ये मैंने बड़ा सुना है कि उनकी जो लिखारी है वो इस तरह से है कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर को भी गाइड कर रहे होते हैं कि मुझे बस यही चीज चाहिए, ऐसा है उनकी स्क्रिप्ट्स में। ये मैंने भी यही सुना है, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनके स्क्रिप्ट पे एक फिल्म की है, सी प्राइम की है, तेरी मेरी कहानी है, कि जिसके नदीम सरी डायरेक्टर थे, नदीम बेग, और उसमें वहाज और महविश थे, ट्रेन वाली थी, रिसेंट जो सिनेमा पे चली है बकरीद पे, तो वो मैंने की है। तो उसमें जो जुमले और बाकी मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, ये सारे ऐसे हैं कि वो जो जुमला बोल रहा होता है ना, वो बंदा हाईलाइट होता है, चाहे वो एक सीन के लिए क्यों ना है। जबरदस्त। तो उसमें जुमले इतने, तो इसीलिए आपको लगता है कि आप उन्हीं की कोई लिखी हुई चीज डायरेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा जो मुझे होती है कि उसमें क्रिएटिव आपको कुछ करने का मार्जिन नहीं आता, थोड़ी सी ये एक तलवार है डायरेक्टर, वो आप मनवा लेंगे वो खलील साहब के ऊपर है, इजाजत देंगे तो, क्योंकि आज तक इस इंडस्ट्री में कोई उनका लिखा चेंज नहीं कर पाया, ये चक्कर है, जिस वजह से मेरे ख्याल से उनकी बहुत लोगों से शायद नहीं भी बनती हो। अभी रिसेंटली उनकी माहिरा खान से भी कुछ
थोड़ी सी बातचीत ऑन ऑफ चल रही थी? अब इसका मुझे नहीं इल्म आइडिया, नहीं मुझे चले बिल्कुल इल्म नहीं है। वहाब आपने टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारे राज आपसे यहाँ पे जो है ना आपसे उगलवा दिए। तो आई रियली विश यू गुड लक कि आपके आगे जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हों और अल्लाह आपको इसी तरह तरक्की दे। प्लस हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे, जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट आएंगे आपको हम मज़ीद ज़हमत देंगे। सो एनीथिंग फॉर द ऑडियंस ऑफ स्क्रीन रिव्यूज़? ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी आप ये सब देखते हैं ड्रामों पे, आपके लिए ये एक एपिसोड होता है, हमारे लिए ये पूरे करियर की मेहनत होती है जो आपको नजर आती है कि हम जितना उसमें अपना बेस्ट दे सकें। तो इश्क मुर्शिद को आपने इतना मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, आप तक देख रहे हैं और माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसकी आखिरी एपिसोड भी सिनेमा में देखने आप लोग जरूर आएंगे। ये सपोर्ट तो एक आपकी बनती है। और दूसरा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी इस सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश फिल्म देखने जरूर आते हैं लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों को बहुत कम लोग देखते हैं जी। अब या उसमें जो भी वजूहात हैं कि टिकट महंगे हैं, कि इतनी फैमिली में हर बंदा अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता है, तो वो कैप्री सिनेमा का एक एनवायरनमेंट था जो कैप्री सिनेमा भी सुना है बंद हो रहा है या खत्म हो रहा है, ऐसे ही है। तो बहुत ज्यादा ये वाली ब्रेकिंग हार्ट वाली न्यूज़ें हैं कि जहाँ पे आपका कम टिकट होता है वहां पे बंदा जाके एंजॉय जरूर करता है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में अभी सिर्फ एक टेंशन यही है कि वो अपना फैमिली को एंटरटेन करे या फैमिली को लेके चले। तो मसला अब ये आ गया हमारे काफी ज्यादा लोगों की सोच में। तो इंशाल्लाह इस सोच को खत्म करना है, इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और जितने भी बड़े फाइनेंसर्स और वो हैं वो इस इंडस्ट्री का रुख करें और इसकी सपोर्ट में हेल्प आउट करें ताकि लोग इसे इजीली अफोर्डेबल करें और एंटरटेनमेंट उनके लिए इजी हासिल कर पाए। बहुत मुश्किल और जहाँ जहाँ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है वहाँ इस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना लाजमी है। आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है, हम क्या क्या इंटरेस्टिंग मज़ीद चीज़ें लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल स्क्रीन रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आज के इस शो से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से शो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।